हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो डू चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब मिलेंगे। सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। And please like, share this video and subscribe this channel. Okay, so पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राइज ऑफ मगध एंड प्री मॉडर्न एम्पायर के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्शियन इन्वेजन एंड देन उसके बाद वाले में हम ग्रीक इन्वेजन पढ़ेंगे। सो 6 सेंचुरी बीसी में, अराउंड 6 सेंचुरी बीसी में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वहाँ वो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था। मीन्स वहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स थे, यूनिटी नहीं थी, वहाँ पे डिसयूनिटी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो इंडिया में इन्वेड कर सके नॉर्थ वेस्ट के साइड से। तो बहुत सारे स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स थे जैसे गांधार, कंबोज एंड मद्रा था। सो नॉर्थ वेस्ट जो था उसमें कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं था जैसे कि मगध है था उस टाइम पे। एंड मगध अपने अपना ही ना एक्सपैंड करने में लगा हुआ था। सो इसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था। वहां पे ये जो छोटी छोटी कम्युनिटीज थी, जो स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स थे गांधार, कम्बोज, ये आपस में ही क्या कर रहे थे, ये लड़ रहे थे। एंड प्लस नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो वेल्दी था, एक तरीके से फर्टाइल था, वेल्दी था, और वहां से बहुत इजीली कोई भी फॉरेन इन्वेडर एंटर कर सकता था ये हिंद कुश में। तो यहाँ पे जो गांधार हो गया, कंबोज हो गया, ये तक्षशिला, तो ये सब जो छोटे छोटे जो स्मॉल किंगडम्स थे वो इतने स्ट्रांग तो थे नहीं, प्लस आपस में ही लड़ रहे थे। तो जो फॉरेन इन्वेडर्स उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो यहाँ से एंटर करे एंड इंडिया को इन्वेड करे। सो जब इंडिया में महाजनपद डेवलप हो रहे थे, तो अगर हम पर्शिया की बात करें तो वहाँ पे आर्कमेनिड एम्पायर हमारा डेवलप हो रहा था। मीन्स वो एक तरीके से डेवलप हो चुका था, जिसकी कैपिटल सूसा थी। एंड इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड के साथ कोई ऐसी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, और बिम्बिसार अपने में ही एक्सपैंड करने में चालू था मगध एम्पायर को, तो उसने नॉर्थ वेस्ट साइड को उतना ध्यान ही नहीं दिया। तो जो पर्सी थी, पर्सीफोलिस या फारस जिसको हम बात बोलते, सूसा, एंड और भी जो दो तीन सिटीज थी आसपास की, तो अब इतना ज्यादा डिसयूनिटी थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, कोई भी इतने स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ही नेचुरल हो गया था कि जो आर्किमेनिड एम्परर्स थे पर्शिया के, जैसे साइरस, डेरियस, वो सब एडवांटेज लेंगे एंड वो सब इंडिया को इन्वेड करने के लिए चालू कर देंगे। तो जो साइरस थे, जो फाउंडर थे आर्किमेनिड डायनेस्टी के, एंड उनके जो सक्सेसर डेरियस वन, उन्होंने क्या किया, पंजाब और सिंध के पार्ट को एनेक्स करना चालू कर दिया। बिकॉज पंजाब और सिंध का जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था, पॉपुलस पार्ट था आर्कमेनिड एम्पायर का। इंडियन सब्जेक्ट्स को, जो इंडियंस थे, जब उन्होंने आर्कमेनिडियन एम्परर ने, जब पर्शियन एम्पायर ने जब इंडिया को एनेक्स किया, तो जो इंडियंस थे वो क्या चले गए, वो आर्कमेनिड आर्मी में चले गए। जो आर्कमेनिड एम्पायर थे उन्होंने इंडियंस को अपनी आर्मी में एनरोल करना चालू कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे पर्शिया का देखेंगे कि उस टाइम पे कितना इन्फ्लुएंस था पर्शिया का। तो जो पर्सीफोलिस है, मतलब यहाँ पे हमारा पर्सीफोलिस हो गया, या फारस, या बाद में इसको सूसा बोलते हैं, एंड इसके आसपास के जो दो तीन सिटीज थी, वहां से पर्शियन एम्पायर एक्सपैंड करना शुरू किया। वेस्ट वर्ड भी करना चालू किया, ईस्ट वर्ड भी करना चालू किया। सो ईस्ट वर्ड में तो उसको इंडिया मिला, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यहाँ पे इसको मिला, इंडस रिवर तक उसने अपनी इधर से बाउंड्री फैलाना चालू कर दिया। एंड इंडिया को हमारा क्या बोला जाता है, देखो इनकी ना सत्रापी मीन्स प्रोविंसेस। ओके, सो इंडिया हमारा क्या था, 20th सत्रापी या प्रोविंस था पर्शियन एम्पायर का। 28 इनके थे, 28 इनके प्रोविंसेस सत्रापी थे, जिसमें इंडिया 20th स्त्रापी प्रोविंस बना। देन अगर इधर वेस्ट साइड जाएंगे तो वेस्ट साइड फिर हमारा ग्रीस आ जाता है। सो ग्रीस के साइड भी, ग्रीस के साथ भी ये वॉर में इन्वॉल्व हुए, उनके साथ भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। फिर पर्शियन ने क्या किया, इजिप्ट तक पर्शियन ने कंट्रोल किया, ट्रांस ओशियन बैक्टीरिया वाले पूरे रीजन को पर्शियन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो ये कैस्पियन को लिया, ब्लैक सी के बीच के सारे जो रीजन है उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में लिया। जो कोकस वाला रीजन है उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में लिया, ये मेसोपोटामियन वाला रीजन, ये सारा पर्शियन ने क्या किया, एक एक करके अपने कंट्रोल में लेता गया। एक तरीके से अगर देखेंगे, सो पर्शियन क्या करना चाहते थे, जो वेस्टर्न एशिया से जो भी ट्रेड आ रहा था उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था।
ओके, पर्शियन गल्फ से जो भी ट्रेड आ रहा था उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था। देन रेड सी से जो भी ट्रेड आ रहा था उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था। ये वाला रीजन जो हो गया उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था, इससे जो भी ट्रेड आ रहा था। देन चाइना से जो इधर से सिल्क रूट जा रही है ना, उसको भी अपने कंट्रोल में करना चाहता, ताकि इंडिया से आने वाला जितना भी जो उत्तरापथ, जो गांधार कंबोज वाले जो साइड का जो भी ट्रेड है वो अपने कंट्रोल में कर ले। इसका मतलब इन ऑल अगर देखें तो पर्शिया क्या कर रहा था, मरीन टाइम सिल्क रूट हो गया या लैंड सिल्क रूट हो गया, हर एक तरीके से वो सारी ट्रेड को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था। और एक हद तक उसने किया भी, जिसकी वजह से पर्शियन एम्पायर काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ। एंड बिकॉज जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया के कुछ इतने स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं था, पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, जिसकी वजह से बहुत इजी हो गया था आर्कमेनिड एम्परर्स के लिए, जैसे कि साइरस एंड डारियस के लिए, कि वो इंडिया को इन्वेड करे और कॉन्क्योर करे वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स को। भाई अगर उन्होंने उसको भी कॉन्क्योर कर लिया ना, तो उनका वो पूरा एरिया उनके कब्जे में आ गया। उसके बाद अगर वो चाहते तो वो आगे भी बढ़ जाते। सो इसीलिए वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो गया था नॉर्थ वेस्ट हमारा। ये जो आर्कमेनिड एम्पायर का अगर हम देखेंगे, तो उन्होंने इंडिया किया अपने कैप्चर में। सूसा तो उनका हो ही गया था, उसके बाद उन्होंने मेम्फिस हो गया, आर्मेनिया हो गया, देन मेसोपोटामिया। सो ये सारे रीजन उन्होंने क्या किया, अपने कंट्रोल में किया। ब्लैक सी से जो भी ट्रेड आ रहा है वो उधर कर लिया, ब्लैक रेड सी से जो आ रहा है वो उन्होंने अपने साइड से, देन पर्शियन गल्फ से तो जो ट्रेड है वो एक कर ही रहे हैं। तो एक तरीके से जितने भी मरीन टाइम एंड जो लैंड हो गया, वो सारे रूट्स क्या कर रहे हैं, वो अपने कब्जे में कर रहे हैं, जिससे उनका पूरा जो ट्रेड चेन है ना वो पूरा प्रॉपरली बिल्ट हो, एंड पर्शियन एम्पायर इस तरीके से हो गया हुआ एक्सपैंड हुआ। सो पर्शियन रूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लास्टेड फॉर नियरली 2 centuries, एंड इस पीरियड में रेगुलर कांटेक्ट रहा है पर्शियन का एंड इंडिया का, दोनों का बहुत ही क्लोज कांटेक्ट रहा है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से एम्परर आए। तो पहले आते हैं साइरस। तो साइरस कौन थे, ये फाउंडर थे आर्कमेनिड एम्पायर के एंशियंट ईरान में। इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था, इंडियन नॉर्थ वेस्ट फ्रंट को इन्वेड किया था 550 बीसी में। एंड ये पहले फॉरेन कॉन्क्यूरर थे जिन्होंने एक एक्सपेडिशन भी की थी टू द ईस्ट ऑफ ईरान बिटवीन 558 टू 530 बीसी, और इन्होंने काफी हद तक पेनिट्रेट कर दिया था इंडिया को। एंड ही ऑल्सो कैप्चर्ड वेरियस टेरिटरीज, जो हमारे रिवर इंडस की अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो वहां की जितनी भी टेरिटरीज थी उन्होंने उसको कैप्चर किया, जिसमें काबुल वैली, गांधार और हिली रीजन आता है हिंदू कुश का। फिर इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था सिटी ऑफ कैप्सिया, जो हमारे नॉर्थ ऑफ काबुल में है। एंड जितने भी इंडियन ट्राइब्स हैं जो इंडस के वेस्ट में रहते हैं ना, आपको काबुल रीजन, वो साइरस की तरफ हो गए। दे सरेंडेड टू साइरस, एंड फिर उन्होंने उनको ट्रिब्यूट देना, आई मीन जो भी टैक्सेस वैक्सेस थे वो सब साइरस को देना चालू कर दिया। सो साइरस पर्शिया से स्टार्ट किए, उसने ईरान के ईस्ट में मूवमेंट शुरू किया, एंड वो बैक्टीरिया से लेके ट्रांस ओशियाना तक पहुंचे, एंड देन इंडिया को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी टिल इंडस। तो मीन्स जो तक्षशिला गांधार जो था वो कंट्रोल में कर लिया गया था, जो बहुत ही फर्टाइल था, बहुत ही एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिलते थे। तो साइरस जो था उसने ये हमारा जो इंडस रिवर वाला रीजन था वो काफी कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था ये वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। अब साइरस जो था, जो हमारा जो पर्शियन एम्परर साइरस, अब वो इंडस के आगे नहीं पहुंच पाया। ओके, बिकॉज सिंध रिवर एक तरीके से बहुत बड़ा बैरियर का काम करी थी, स्पेशली रेनी सीजन में। सो वो इंडस रिवर से आगे वो नहीं पहुंच पाया। सो पर्शियन एम्पायर एम्परर अगर देखें, पर्शियन एम्पायर का अगर हम देखें तो उन्होंने कंट्रोल किया था नॉर्थ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, एनातोलिया का रीजन, कोकस का, बेबीलोन का, आर्मेनिया का, ट्रांस ओशियाना एंड इंडिया एंड बैक्टीरिया एंड फारस का रीजन। ये वाले जितने भी उन्होंने कंट्रोल कर लिए थे, मतलब उनके पास 28 सत्रापी प्रोविंसेस उन्होंने कंट्रोल किया था। फिर आते हैं डैरियस वन। तो डैरियस वन वो ग्रैंडसन थे साइरस के एंड सक्सेसर थे कैम्बिसेस के, और उन्होंने इंडस वैली को कॉन्क्रीट किया था 518 बीसी में, और उन्होंने पंजाब को एनेक्स किया था, वेस्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो 28 सत्रापी बना, प्रोविंस बना पर्शिया का। ऑफ द टोटल ऑफ 28 प्रोविंसेस, 28 प्रोविंसेस पर्शिया के अंडर था। 28 प्रोविंसेस को पर्शिया ने कंट्रोल में लिया था, जिसमें से जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था इंडिया का वो 20th सत्रापी बोला जाता है। एंड ये जो इंडस वाला रीजन था ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलस था, एंड वहाँ के जो लोग थे
वो ट्रिब्यूट पे करते थे ऑफ 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड टू डारियस। एंड जो हेरोडेटस थे उन्होंने इवन मेंशन ये किया था कि डारियस ने एक नेवल एक्सपेडिशन भी भेजा था अंडर स्काइलेक्स टू एक्सप्लोर इंडस एंड पंजाब, ये देखने के लिए कि भाई वो कैसा है, फर्टाइल है कि नहीं, प्रोडक्टिव है कि नहीं, वो हम अगर एक्वायर करते हैं तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, इन सब के लिए वो नेवल एक्सपेडिशन भेजा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। देन जो इंस्क्रिप्शन है पर्सिपोलिस में एंड नक्शे रुस्तम में, वो ये मेंशन करता है कि जो नॉर्दर्न पंजाब है वो पार्ट है डारियस एम्पायर का। अगर क्वेश्चन आया कि किस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि नॉर्दर्न पार्ट पंजाब का डारियस एम्पायर का पार्ट है, तो वो पर्सिपोलिस एंड नक्शे रुस्तम में। देन इंडियन सोल्जर इवन एनरोल्ड हुए थे पर्शियन आर्मी में भी। अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो जो मॉडर्न आर्किटेक्चर में अगर हम पिलर इंस्क्रिप्शन जो देखते हैं वो पर्शियन एम्पायर से ही आया है। मीन्स इंडिया को ग्रीस एंड यूरोप के साथ कनेक्ट करने का काम सबसे पहले एक तरीके से पर्शियन एम्पायर ने ही किया था। चाहे वो आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हो, हर एक पर्सपेक्टिव से इंडिया को ग्रीस एंड यूरोप से कनेक्ट करने का काम पर्शियन एम्पायर ने ही किया था। तो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पर्शियन एम्पायर का हमारे आर्ट में, कल्चर में, इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, हर जगह हमें एक तरीके से एसेंस हमें पर्शियन एम्पायर का मिलता है। फिर आता है जर्क्सिस। सो जर्क्सिस सक्सेसर थे डारियस के, इन्होंने इनहेरिट किया था इंडियन किंगडम को फ्रॉम डारियस, बट ये कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाए, कुछ और ये एनेक्स्ट या फिर कॉन्कॉर्ड नहीं कर पाए इंडिया में। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ना इनको ग्रीस चाहिए था, तो ये बहुत ज्यादा वॉर लड़ने लग गए ग्रीस के साथ। Herodotus states that Xerxes deployed a large number of Indian troops, including infantry and cavalry, for the invasion of Greece. फिर जर्क्सिस ने हेरोडेटस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जर्क्सिस थे उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप, इन्फैंट्री, कैवलरी, सब कुछ इन्होंने भेज दिया ग्रीस के इन्वेजन के लिए। तो ये ग्रीस के साथ ही वॉर लड़ते रहे। जब वो ग्रीस के साथ वॉर लड़ते रहे तो इधर उनका कुछ ध्यान ही नहीं गया, तो वो ज्यादा इधर एक्वायर नहीं कर पाए थे। बट जर्क्सिस को डिफीट मिली बिकॉज ग्रीस की आर्मी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो जर्क्सिस को एक तरीके से डिफीट मिली एट द हैंड्स ऑफ द ग्रीक, जिसकी वजह से पर्शियन पावर इंडिया में भी कम हो गया। सो अब ग्रीक भी कंट्रोल करना चाहता था पर्शियन एम्पायर को, ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों ही उसके हाथ में हो। अगर आपने मूवी देखी होगी, 300 मूवी देखी होगी, एक मूवी का नाम है, तो उसमें आपको प्रॉपरली दिखाएंगे पर्शियन एंड ग्रीस एम्पायर का प्रॉपर वॉर एंड ऑल दैट। उसमें ग्रीस एंड पर्शियन की वॉर है, उसमें स्पेशली इवन मेंशन किया गया है जर्क्सिस के अगेंस्ट वॉर, उसकी मैसिव पर्शियन आर्मी के अगेंस्ट वॉर मेंशन किया गया है। दैट मूवी नेम इज 300। अब अगर हम इफेक्ट्स देखेंगे पर्शियन इन्वेजन का इन इंडिया, तो जो इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट था वो एक तरीके से 200 साल तक हमारा लास्ट किया था, जिसकी वजह से इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स काफी ज्यादा बढ़ गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पर्शियन एम्पायर था वो एक तरीके से लिंक का काम किया था, ब्रिज का काम किया था ग्रीस एंड यूरोप को कनेक्ट करने में, ईरानियंस को कनेक्ट करने में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ट्रेड और कॉमर्स फॉरेनर्स के साथ काफी ज्यादा हमारा बड़ा बूस्ट हुआ। देन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं मॉडर्न एम्पायर का, तो काफी ज्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय द आर्किमेड रूलर ऑफ द पर्शिया। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये पर्शियन इन्वेजन एक तरीके से ग्राउंड सेट किया, फाउंडेशन सेट किया फॉर द एलेक्जेंडर्स इन्वेजन। देन जो कल्चरल इफेक्ट्स था जो पर्शियन से हमें आया था, जब पर्शियन से कांटेक्ट में हम आए थे, तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। बिकॉज पर्शियन ने एक नई टाइप ऑफ राइटिंग वो लेके आए इंडिया में, जिसको खरोष्ट्री स्क्रिप्ट बोलते हैं, एंड ये डिराइव्ड है फ्रॉम अरामिक स्क्रिप्ट जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। सो ये जो खरोष्ट्री स्क्रिप्ट है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। इवन कुछ अशोका के जो एडिक्ट्स थे वो भी हमारे इसी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। कुछ अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। ये स्क्रिप्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चला था अबाउट 3rd सेंचुरी एडी तक। सो एक तरीके से पर्शियन का इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं अशोकन एडिक्स के जो प्रिएम्बल हैं उसमें हम देख सकते हैं, उनके इंस्क्रिप्शंस में हम देख सकते हैं। देन जो पर्शियन आर्ट थे, पर्शियन आर्ट था वो इन्फ्लुएंस किया था मौर्यंस आर्ट को भी, पर्टिकुलरली ये जो मोनोलिथिक पिलर्स थे अशोका के एंड स्कल्पचर्स जो थे वो सब हमें एक तरीके से पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड होके हमें वो दिखे हैं। पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट था। इवन ग्रीक
जब इंडिया आए तो उन्होंने भी पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन को ही अडॉप्ट किया। देन अगर हम देखेंगे जो आयरन पिलर है अशोका पीरियड का, वो भी बोला जाता है कि आज तक उसमें रस्ट नहीं लगी है, इज जस्ट बिकॉज वो पर्शियन टेक्निक से बना हुआ है। मोनोलिथिक पिलर एडिक्स जो है अशोका के, जो बेल्ट शेप्ड के हैं, जो कैपिटल में लगे हुए हैं, वो एक तरीके से विक्ट्री पिलर का काम करते हैं। वो एकदम समवट सिमिलर है द विक्ट्री पिलर ऑफ द आर्कमेनिड एम्पायर, जो हमें पर्सिपोलिस में देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो एडिक्स को इशू करने का काम कि विक्ट्री के बाद हमने एडिक इशू किया, या जो नॉर्मली एडिक्स को इशू करने का जो आइडिया था, वो भी हमने ईरानियन से ही लिया है। सो ईरानियन इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हमें देखने को मिला है, हमारे आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर में देखने को मिला है, इकोनॉमी में भी देखने को मिला है। सो एक तरीके से ईरानियन कनेक्शन जो था इंडिया का, वो बहुत ही फ्रूटफुल था, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था देन द शॉर्ट लिव्ड इंडो मैकेडोनियन कॉन्टैक्ट। अगर खरोष्टी स्क्रिप्ट का और अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्थ वेस्ट में जो अशोका की स्क्रिप्ट है वो खरोष्टी में है। जैसे बाग गांधी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है वो भी खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला ये जो सबसे मेन आया था हमारा, प्रोमिनेंट जो हुआ था, वो पर्शियन के आने के बाद ही ज्यादा हुआ था। देन इंडियन प्रोविंसेस अभी भी कंट्रोल में थे पर्शियंस के अप टू 330 बीसी। इन द सेम ईयर जो डारियस थर्ड थे, जो लास्ट आर्कमेनिड रूलर थे, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को एनलिस्ट किया कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के अगेंस्ट फाइट करें। पर्शियन पावर खत्म हो गई थी जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, तो पर्शियन का जो होल्ड था ओवर इंडिया वो खत्म हो गया, वो लॉस्ट हो गया। तो इस वजह से मीन्स बिकॉज उस टाइम जब अलेक्जेंडर आए थे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हम बोलते थे, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट रूलर, ही वॉज अ ग्रेट एम्परर, जिसकी वजह से जब पर्शियन और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो ग्रीस उनकी आर्मी जब मिली, लड़ाई वड़ाई हुई, तो पर्शियन एम्परर, पर्शियन एम्पायर क्या हुआ, दे लॉस्ट दैट वॉर। तो उसकी वजह से उनका जो होल्ड था इंडिया के ऊपर वो भी खत्म हो गया, वो भी कम हो गया। अगर देखेंगे तो साइरस ने इंडस रीजन को कंट्रोल में लिया। ओके, इंडस के वेस्ट वाले रीजन को कंट्रोल में किया गया, एंड डारियस ने पंजाब वाले रीजन को किया। बट देन जब ग्रीस वाला अटैक हुआ जर्क्सिस के टाइम पे, तो जर्क्सिस उसी साइड था, ग्रीस से ही लड़ने में लगा हुआ था, तो इस साइड उसने इतना ध्यान नहीं दिया। देन ही लॉस्ट, वो ग्रीस से जब हार गया था वॉर, सो ग्रीस ने क्या किया, इधर उसका इंडिया का होल्ड भी कम हो गया था, ही लॉस्ट द होल्ड ओवर इंडिया। तो जो ग्रीस थे वो इंडिया में भी एंटर कर गए, तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म सेट कर दिया पर्शियन इन्वेजन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए, फॉर इन्वेडिंग इंडिया। बट अगर एक तरीके से देखें तो अराउंड 200 ईयर्स, अप्रोक्स 200 ईयर्स गांधार, कम्बोज, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो पर्शिया के कंट्रोल में रहा है। बट देन जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो ग्रीस के कंट्रोल में आ गया था। बट स्टिल अगर हम पर्शियन का इन्फ्लुएंस देखेंगे तो वो ग्रीस के हमें एडमिनिस्ट्रेटिव में भी दिखा था, एंड इंडिया के में तो दिखा ही था, आर्ट एंड कल्चर में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में एंड इकोनॉमी में, सब में हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखा था। इवन ग्रीस के में भी पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखा था, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर्शियन एम्पायर का बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था, कि इवन ग्रीस ने भी उसको अडॉप्ट किया था। सो दिस इज ऑल, आई होप आपको समझ में आया हो। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।